गार्डन में गए और गार्डन में वहाँ पे एक मैनहोल था, उसने मैनहोल खोला, उसमें टॉर्च लगाई और अंदर में नोट ही नोट US$ के एक कंटेनर में दफनाए गए थे। तो मैंने कहा ये कितना है? ये तो यहाँ पे एक $2, $5, $10, $20 के नोट नज़र आ रहे हैं। कहता है इसमें तो $75 मिलियन है। कई पॉलिटिशियंस तो ये पाब्लो एस्कोबार के साथ भी बिजनेस में थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहाँ के? अमेरिका के। कारजाई का थिंकिंग ये थी कि ये हमारे देश में आके पैसा बना रहे हैं और ये नारकोटिक्स का धंधा कर रहे हैं और मुझे इसका कट नहीं मिल रहा। आप चाहते हो कि आप ये जहाद लड़ो तो उसका मार्केट एंट्री कॉस्ट है, आप हमें ये दो, फिर हमें पता चले कि भाई आप सीरियस कमिटेड हो या आपने हमें बलि का बकरा बनाना है सिर्फ। जिहाद जो शब्द है वो एक मजहब से निकलता है और बड़ा पवित्र माना जाता है। दूसरी तरफ यहाँ नशे का धंधा भी हो रहा है, उसी मजहब में नशे को भी हराम माना जाता है। ये जस्टिफाई कैसे कर रहे थे? पहले तो हशीश चलता था, कोकेन चलता था, हेरोइन चलता था, तो अब एक चौथा प्रोडक्ट आ गया अमेरिका में विच वाज क्रिस्टल मेथ। अब क्रिस्टल मेथ जो है ब्रेकिंग बैड मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड और अफगान ड्रग लॉर्ड जो थे उनका वहाँ पे मिलन मीटिंग हो गई। चीनियों ने प्लान बनाया कि वो हमसे बदला लेंगे। अब आप ये समझिए कि उनके अंदर में जो हमारे प्रति खुन्नस है, जो खुंदक है, वो 1841 से लेके 2024 तक चल रही है। वो कहते थे कि द इंग्लिश डॉग हैज़ एन इंडियन टेल। पॉपुलेशन जो है एडिक्शंस की तरफ जा रही है। आप देख लीजिए पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। आपने अपनी किताब में इस बात को कहा भी है और कई बार ये बात सामने भी आती है कि अमेरिका को डर था कि अलकायदा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स चुरा लेगा। 2014 में आप कह रहे हैं कि अमेरिका ये दुस्साहस कर रहा था, ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में, हाँ, कि हम पाकिस्तान के परमाणु हथियार खत्म कर दें। हाँ, ये बात तो कोई पाकिस्तानी भी नहीं कहता। ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है, यही है ड्रामेबाजी। कमिंग बैक टू 2006, बिल्कुल। तो ये साथ में फिर पैसा आना शुरू हो गया। जब पैसा आना शुरू हो गया तो एक और यश खड़ा हो गया मुशर्रफ के लिए, वो था कि इंडो US न्यूक्लियर डील। और बुश ने तंग आके, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि अमेरिकन्स को कि ये तालिबान रिवाइव हो रहा है, और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो उनकी है, जो सारे स्पेशल फोर्सेस को कंट्रोल करती है, उनके हाथ में एक क्वेटा शूरा का डॉक्यूमेंट आया जिसमें कि पूरा का पूरा बताया गया था प्लान कि ये कैसे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, कैसे घुसपैठ करेंगे अफगानिस्तान में पाकिस्तान से जो नियो तालिबान है। और उन्होंने इसको एनालाइज किया, टेस्ट किया, अपने एजेंट से पूछा, तो उन्होंने फिर ये वाइट हाउस में रिपोर्ट भेजी, पर वाइट हाउस में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हमारा मकसद उसको पकड़ना है, उसामा बिन लादेन को, और अल कैदा को डिग्रेड करना है। बस हमें तालिबान से कोई, तालिबान जो कर रहा है पाकिस्तान जो कर रहा है, ठीक है। तो जो 2006 में G20 की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे शायद जापान में, तो G20 की मीटिंग हो रही थी, तो बुश और मनमोहन सिंह वहाँ पे मीटिंग में थे और उनकी मीटिंग हुई और कुछ सिग्निफिकेंट बातें हुई। तो 7 जुलाई 2008 को जो 34th G8 34th G8 समिट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीटिंग प्रेसिडेंट बुश के साथ में हुई होक्काइडो जापान में। और ये अफवाहें चल रही थी, खबरें चल रही थी कि इंडो US न्यूक्लियर डील अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास होने वाला है, पहले तो लोकसभा में भी पास होने वाला है, और जब पास हो जाएगा तो अमेरिका में जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा। तो जिस दिन मनमोहन सिंह की मीटिंग प्रेसिडेंट बुश के साथ हो रही थी 7 जुलाई 2008 को टोक्यो में, होक्काइडो में, उसी दिन 6000 किलोमीटर दूर काबुल में 8 बजे सुबह एक 22 साल की उम्र के पाकिस्तानी हमजा शकूर, जो कि डायरेक्टरेट S का ऑपरेटिव था, उसने एक टोयोटा कैमरी गाड़ी को इंडियन एम्बेसी काबुल में मारा, तो उसके गेट पे मारा, एक्सप्लोजन हुआ और उसमें 58 लोग मर गए, और भारत का जो मिलिट्री अटैचे था ब्रिगेडियर रवि दत्त मेहता, वो भी उसमें शहीद हो गए। तो ये पता चला उनको NSA के इंटरसेप्ट से, अमेरिकन्स को,
कि शकूर एक डायरेक्टरेट एस का बंदा था और आईएसआई ऑफिसर्स ने उसका पूरा अटैक कोऑर्डिनेट किया था सब कमांडर्स के जरिए, जो कि हक्कानी नेटवर्क के थे नॉर्थ वजीरिस्तान में। और हक्कानीज ने ही शाकूर को अपनी गाड़ी में डलवाया था और उसको काबुल में लेके गए थे और वो ट्रेन हुआ था लश्कर तैयबा से। सो ये पूरी कहानी है। उसके बाद में क्या हुआ, जबकि ये न्यूक्लियर डील साइन हो गई, उसके कुछ दिन बाद, मतलब 2 महीने बाद में, तो ये मीनवाइल भारत में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था। हाँ। वो मनमोहन सिंह कम्युनिस्टों जीत ने गए अपना थे। समर्थन वापस लेने की बात कही थी। हाँ। समाजवादी पार्टी समर्थन समाजवादी देने पार्टी को अमर तैयार सिंह हो गई अमर थी। सिंह ने वो अमर उनको- सिंह का बड़ा रोल था। हाँ। और उसमें जो कई किताबें वो ये कहती हैं कि मनमोहन सिंह को समर्थन अपनी पार्टी का भी नहीं था, लेकिन उस डील के लिए उन्होंने तय किया कि समर्थन सरकार के लिए वो जुटाएंगे, अब चाहे जिसे जाना हो जाए। हाँ। और इसमें वो सोनिया गांधी के भी खिलाफ एक बार सामने आ गए थे। सही है। तो ये डील जो है 10 अक्टूबर 2008 को वॉशिंगटन डीसी में प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस के साथ में हस्ताक्षर किया। और 10 अक्टूबर के 16 दिन बाद 26 नवंबर को वो पाकिस्तानी जो हैं कसाब वाले, बिल्कुल वो 26/11 साथ पे को। आके बॉम्बे में उन्होंने हमला किया। ये सब एक के बाद एक तो ये घटनाएं पूरा घटी। का पूरा जो ऑपरेशन था ये आईएसआई का था और ये डायरेक्टरेट एस का था। और उससे अमेरिकन जो हैं बड़े नाराज हो गए, क्योंकि उनके बंदे भी मारे गए और उनके जो, और रेकी में तो उनका अपना एक बंदा खुद था, हाँ, रेकी में उनका डेविड हेडली था, जिसके बारे में पता नहीं वो कितनी एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहा था, असल में किसका था। सही बात है। तो अब सवाल ये है कि उस समय में, उस समय के आसपास पैसा बन रहा था और पाकिस्तानियों ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो एक तरह से ना बिल्कुल बेशर्म हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाई हमें अमेरिकनों की ज़रूरत नहीं है, हमें चिल्लड़ की ज़रूरत नहीं है जो हमें चिल्लड़ दे रहे हैं। हम तो अब पैसा कमाने के लाइन में लग गए हैं और पैसा हमारा काफ़ी बन रहा है। उन्हीं दिनों में जो कंज्यूमर टेस्ट थे नारकोटिक्स के प्रोडक्ट रेंज में, पहले तो हशीश चलता था, आपका ये कोकेन चलता था, हेरोइन चलता था। तो अब एक चौथा प्रोडक्ट आ गया अमेरिका में, विच वाज क्रिस्टल मेथ। अब क्रिस्टल मेथ जो है, ब्रेकिंग बैड जिसने देखी है उसको पता है क्रिस्टल मेथ क्या है, उसका प्रभाव ब्लू क्या मेथ। है, ब्लू मेथ। तो ये क्रिस्टल मेथ जो है ये टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी में शुरू हो गया और 2008 तक ये काफ़ी मतलब इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे क्रैकडाउन किया, तो जो उसके केमिकल्स हैं जिससे कि ये मैथ बनता था वो बाजार से हट गए और मैथ बनाने वाले ज़्यादातर मैक्सिकन्स थे। तो कोकेन बनाने वाले ये आपके कोलंबियंस थे और मैथ बनाने वाले मैक्सिकन्स थे। तो ये जब ये केमिकल्स बाजार से गायब हो गए तो उन्होंने एक नया प्रोसेस शुरू किया। पहले तो ये नियो एफेड्रीन से बनता था, सिंथेटिक एफेड्रीन से। तो इन्होंने नया प्रोसेस बनाया P2P, पर वो P2P प्रोसेस का जो प्रोडक्ट था उसका साइड इफेक्ट यूज़र पे बड़ा पड़ता था। तो यूज़र पागल हो जाता था, डिप्रेशन में जाता था, उसकी नौकरी चली जाती थी और जब नौकरी चली जाती थी तो वो फिर रिपीट बायर नहीं था, बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो ये एक आदमी था जो कि सिनालोआ कार्टेल मेक्सिको का हेड था, उसका नाम था जोकिम एल चापो गुजमन, सुरंगें बनाने का उस्ताद। हाँ। तो ये जो व्यक्ति था इसने ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक फिलोसफर था। उसी ने ये डिविएंट ग्लोबलाइजेशन जो है जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन्स, नारकोटिक्स की आप खड़ी कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, इन सब दिशाओं में उसने चिंतन बड़ा किया। और उसने कहा कि भाई हम अपने मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट करें और हम ये प्रोडक्ट कैसे नए रॉ मटेरियल से बनाएं। तो उसके जो बायोकेमिस्ट और बॉटनिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करके ये इस्टेब्लिश किया कि ये जो तीसरा प्रोसेस है मैथ बनाने का, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक एफेड्रा।
जो एफेड्रा है वो बेल है जो खुलेआम उगती है, अच्छा। और उससे आप इकट्ठा करके उसको फिर आप कुछ केमिकल्स के ज़रिए आप मेथ बना सकते हो। प्रोसेस हो जाएगा। तो मीनवाइल क्या हुआ कि जो ये अफ़ीम का चक्कर चल रहा था और अफ़ीम से जो पैसे बन रहे थे जिससे कि पाकिस्तानी बेशर्म हो गए थे, मुशर्रफ बेशर्म हो गया था, अमेरिकन्स के ये निगाह में बात आई। अब अमेरिकन सिस्टम में CIA और जो आर्मी थी, वो उनका फोकस था, जो पॉलिटिकल एजेंडा था, बिन लादेन अलकायदा। एंड अल-कायदा। पर ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA डी। में एक महिला थी, उसका नाम था मेरी बेथ लॉन्ग। उसके पास $1 बिलियन का बजट था ड्रग्स फाइट करने के लिए, दुनिया भर में लड़ो। दुनिया भर में लड़ने के लिए। तो उसने कहा कि भाई हमने कोलंबिया में ड्रग्स के अगेंस्ट वॉर किया है, क्योंकि क्या था कोलंबिया में कि जब ये कोकेन पैदा हो रहा था तो जो ये मेडलिन कार्टेल है, कैली कार्टेल है, उन्होंने ये अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए एक इंसर्जेंसी इंटरनल खड़ी कर दी थी, लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी फार्क, जिससे कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कोलंबियन गवर्नमेंट के, वो उनसे उसमें लड़े, ऑक्यूपाइड उनसे लड़ते रहो लड़ते आप। रहे हाँ। और हमारे को छोड़ दें। हम्म। तो फिर ये अमेरिकन्स ने वहाँ पे एरियल स्प्रेइंग की, जो कोकेन के क्रॉप की जो फील्ड्स थे उस पे एरियल स्प्रेइंग की, हर्बिसाइड की, और वो काफ़ी क्रॉप नष्ट हो गया। हाँ, हवा से बर्बाद कर देते थे, नीचे स्प्रे हाँ। कर। अब सवाल ये है कि बुश चाहता था कि उसके क्लोजिंग स्टेजेस में वो एटलीस्ट जो तालिबान का रेवेन्यू स्ट्रीम है और जो ISI और पाकिस्तान आर्मी का रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको वो घात पहुंचाए, उसको वो तबाह करे। तो उसने प्लान बनाया, प्लान कोलंबिया को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, और वहाँ पे हर्बिसाइड की स्प्रेइंग की जाए जिससे कि अफीम की खेती पूरी बर्बाद बर्बाद हो हो जाए। जाए। लेकिन मिस्टर अहमद हामिद सॉरी हामिद हामिद करज़ई। करज़ाई, राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ये क्रिमिनल एक्ट है, हाँ, ये मेरे किसानों को मारोगे, एक ही उनके खेती है। मेरे पेट पे कुल्हाड़ी मारोगे। और जो कुछ ऐसे बड़े फेयर माइंडेड अंग्रेज थे उन्होंने भी कहा कि ये करना नहीं हाँ, चाहिए मत करो। क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एलिनेट हो जाएगी और हमें तकलीफ होगी जब हम अब काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं। अच्छा। तो वो बात वहीं पे दब गई। अब जब बात दब गई तो क्या हुआ कि गुज़मन ने ये देखा हुँ, कि ये बात दब गई है हुँ, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया से जो नारकोटिक्स निकल रहा है हुँ, वो सारा लॉन्डर भी हो रहा है। एक बड़ा भारी सिंडिकेट है और उस सिंडिकेट में एक अहम खिलाड़ी था, उसका नाम था अल्ताफ़ खनानी। ये एक गुजराती मेमन हुँ, व्यक्ति था जो कि उसने 1984 में एक मुनाफ कालिया नाम का व्यक्ति था, उसके साथ में एक कंपनी बनाई KKI इनकॉर्पोरेटेड, और वो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। इसी बंदे ने कोई 50-60 बिलियन डॉलर, कोई इट्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बट इट इज़ अ बिग अमाउंट, उसने ये लॉन्डर किया। ये बंदा जो है ये डी कंपनी में 2001 से लेके 2016 तक उनका CFO था, हाँ, चीफ आपने फाइनेंशियल बताया। ऑफिसर। तो वो 2 टोपियाँ पहनता था, एक डी कंपनी का CFO और एक KKI का CEO। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा एक्सपीरियंस्ड एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। इसने क्या किया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी घुस गया, सब जगह घुस गया, और 2001 से 16 तक ये उसने तीसरी टोपी भी पहनी कि वो सिराजुद्दीन हकानी, जो जलालुद्दीन हकानी का बेटा था, वो उसका फाइनेंस एजेंट था। उसका भी हो गया। तो हकानी नेटवर्क मतलब ISI को भी हफीम का पैसा देता था और उनका अपना भी पैसा था, जैसे कि वो जो हाजी बशीर था हुँ, उसका खुद का था, तो वो भी लॉन्डर करना था, वो भी इन्वेस्ट करना था, उससे भी इनकम रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए थी। तो ये नारकोटिक्स की दुनिया में एक प्लेयर था। इसको अमेरिकन्स ने अरेस्ट किया 2015 में और 2020 में छोड़ा। 5 साल की सज़ा उसने काटी अमेरिका के अंदर में, उसके बाद में वो गायब हो गया। और 2021 में एक कंप्लेंट फाइल हुआ
न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 18 यूएससी 2333 बाय अमेरिकन वेटरन्स और सिविलियंस और क्या फैमिली जो कि मारे गए थे अफगानिस्तान में, के डॉयशे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डैंस्के बैंक, प्लेसिड एक्सप्रेस एंड वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये सब इन्वॉल्व थे ये मनी लॉन्ड्रिंग में। और उस मनी लॉन्ड्रिंग से तालिबान को फंडिंग मिल रही थी और उस फंडिंग से तालिबान जो है वो अमेरिकन पे हावी हो रहा था। तो जिस तालिबान को हम इतना मजबूत देखते हैं हाँ कि अमेरिका को उससे बात करनी पड़ी, ये इस पैसे से और इस दौर में मजबूत हुआ है एक बार फिर से। ये वो तालिबान नहीं है, हाँ। ये दूसरे वाले तो हैं। अब 2008 में गुजमन वहाँ बैठा हुआ हम्म, मेक्सिको में, वो देख रहा था, उसने कहा ये तो ज़बरदस्त सिस्टम है भाई, यहाँ से नारकोटिक्स भी उग रहा है, एग्रीगेट हो रहा है, पैकेज हो रहा है, सप्लाई चेन भी है और साथ में पैसा भी लॉन्डर हो रहा है। तो फिर उसने आईएसआई के साथ में कांटेक्ट बनाया। अब कैसे बनाया, अब ये क्लियर नहीं है कि वो उसने डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया थ्रू डिविएंट ग्लोबलाइज्ड नेटवर्क्स, हम्म, या उसने, वो तब तक अरेस्ट हो गया था 2010 में, अमेरिकन जेल चला गया था। अमेरिकन जेल मैनहट्टन हम्म, फेडरल करेक्शनल फैसिलिटी हम्म, न्यूयॉर्क में, हम्म। और उसी जेल में हाजी बशूर नूरज़ाई भी था और हाजी जुमा खान भी था। अरे वो एक ही जेल थी। अब एक ही जेल है। अब 2-3 घंटे आपको मिलते हैं बस दिन में उतना वो बहुत उसके लिए। यार्ड में घूमने के लिए। वो तो तो एक बार जेल तोड़ के भागा था, बड़ी मशहूर हुआ है, उसने सुरंग बना हाँ, ली थी। तो तो दिमाग, तो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड और अफगान ड्रग लॉर्ड जो थे मजा आ उनका गया, वहाँ पे मिलन हो गया। मीटिंग हो गई। और फिर 2010 में पहला प्रोडक्ट क्रिस्टल मेथ का काबुल में आया टेस्ट मार्केटिंग के लिए कि कैसे चल रहा है। ये हुआ मिलन साउथ अमेरिका और हमारे एशिया का। साउथ अमेरिका नहीं, सेंट्रल अमेरिका, हाँ, सेंट्रल मेक्सिको, अमेरिका का और एशिया का। एशिया हाँ। का वो होगा एक तरह से साउथ भी मान लीजिए, मतलब उनका तो वहाँ पे एक फेडरेशन है ही, मिलजुल के बढ़िया अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी यहाँ का स्वाद पहली बार चखा होगा ये कि वो इधर भी हैं दूसरा लोग। मिलन था। पहला मिलन तो साउथ एशिया का उनके साथ में था, कोलंबियंस के साथ में था, कोलंबियंस के मेडलिन कार्ली साथ, कार्टेल हाँ, का। एस्कोबार के वाले तो साथ। ये दूसरा था। और जो बंदे उसमें उस मनी लॉन्ड्रिंग में घुसे हुए थे वो सारे के सारे अब आ गए एज सेटिंग अप डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट बैंक्स एवरीवेयर। तो ये मेथ का जो धंधा था फिर ये बढ़ने लग गया एंड इट बिकेम अ पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम। अब पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि भाई जो हमने इस धंधे को महफूज रखना है, हम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, तो हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको अमेरिकन को यहाँ से निकालना चाहिए। उसी दरमियान ओबामा 2008 में इलेक्शन जीता और 2009 में उसकी सत्ता आई, और उसने फिर भी ये उसके सामने भी ये सवाल आया, ये चुनौती आई कि ये ड्रग्स को पे फोकस करे या बिन लादेन पे करे। अब ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन वो सबसे वायलेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है और उसने कहा कि मैं दोनों गेम खेलूंगा। इन्होंने हमारे साथ में गेम खेली है, तो एक तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स के थ्रू ये तालिबान के बंदों को उड़ा रहा मारना है, शुरू करेंगे। और दूसरी बात है कि वो ये बिन लादेन का उसने सर्च इंटेंसिफाई किया, वो भी और 2011 में बिन लादेन मार गिरा है एबटाबाद में। आपकी इन बातों से मुझे याद आया, हुसैन जैदी की किताब में जब हेडली की बात होती है तो वो यही है कि हेडली खुद मतलब चूंकि पाकिस्तानी मूल का था लेकिन रहा तो बाहर ही था शुरू से। तो हेडली नशे की गिरफ्त में आया, जेल गया, वहाँ पर वो डीईए का एजेंट बना, और उसे दरअसल भेजा ही पाकिस्तान में इसलिए गया था कि ये पता लगाना था, जो आपने पूरी कहानी सुनाई, कि पाकिस्तान से अचानक से और अफगानिस्तान से बहुत नशा जो है इधर आने लगा है, तो जाओ पता लगाओ इसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या कर रहे हैं, और तुम तो उर्दू बोल सकते हो। और वो यहाँ आया, जिसके बाद फिर उसने दूसरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया, उससे लेके वो हिंदुस्तान चला आया और डीए को रिपोर्ट करता रहा कि मैं आपका काम करता हुआ घूम रहा हूँ। डबल एजेंट हो गया, डबल एजेंट हो साइड इनकम कमाने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये जो मैथ अफगानिस्तान से उत्पादित हो रहा था, ये वहाँ पहुँचने लग गया अमेरिका में, और ये 96 to 99% प्योरिटी का था, और ये बड़ा पॉपुलर हो गया। पब और बार सब जगह किसी बह ने रहा था। ये कनेक्ट नहीं किया कि ये मैथ जो है ये आया कहाँ से है। अब इसकी आप इकोनॉमिक्स को देखिए। बकवा एक मार्केट है मैथ की,
ये अफगानिस्तान में फारा एक वहाँ पे प्रोविंस है, प्रोविंस है। स्टेट है। हेलमंड जो है फारा का बिल्कुल पड़ोसी है। अच्छा, हेलमंड में अफीम का उत्पादन होता है ज़बरदस्त। और यहाँ पे फारा में ये मेथ उगती है। वहाँ पे 2019 में 1 मेट्रिक टन मेथ प्रोड्यूस्ड, मतलब कि एक आदमी, मतलब आपने हार्वेस्ट किया, आपने एक गधा लिया और आपने फिर वहाँ से पत्ते तोड़े, फिर आप उसको इकट्ठे करके लेके आए, फिर आपने बेचा, फिर वो उसको कन्वर्ट किया, तो 1 मेट्रिक टन उसकी कीमत आप जो खरीदने जाओ तो $3,20,000 थी। ठीक है जी। हुँ, वो उस वक्त बकवा में उसकी कीमत थी। हुँ। अब वही मेथ जब अमेरिका में जाएगा, वही टन, तो वो 40 मिलियन, मतलब कि 40 मिलियन हो गया आपका $4 करोड़। बाप रे! तो कहाँ हाँ, $3,20,000 और कहाँ $4 करोड़ 1 टन का। तो ये जबरदस्त मार्जिन। अब इस मार्जिन में कौन कौन हिस्सेदार थे, भागीदार थे, ये तो बड़ा मुश्किल है इसका अंदाज लगाना। तो ये धंधा जो है इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया। हुँ, अब जब ये ओबामा निकला हुँ, हुँ। प्रेसिडेंसी के बाद, तो ट्रंप आया। ट्रंप ने कहा कि मैंने ये सब खत्म करना है। तो उसने कहा कि पहले तो हम इसको बॉम्ब करते हैं। अब हुँ, इस गेम में एक नया पात्र है जो पहले हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन मेरी किताब में आ चुका है, मैं उसका वर्णन नहीं किया। उसका नाम है ज़ाल्मे खलीलज़ाद, जो कि एक पश्तून ओरिजिन का इमिग्रेंट था अमेरिका में, और वो अमेरिका का राजदूत था अफ़गानिस्तान में 2003 से 2005 तक, और 2001 से 2003 तक वो स्पेशल एनवॉय था प्रेसिडेंट बुश का, और बाद में वो अमेरिका का राजदूत बना इराक में, हुँ, हुँ। और फिर वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया और वहाँ से वो कंसल्टेंसी भी करता था अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, और उसका सिस्टम में बड़ा होल्ड था कि ही वॉज द वन स्टॉप मैन फॉर एनीथिंग टू डू विद अफगानिस्तान। वो कारजाई का दोस्त था हुँ, और उसने तरफदारी की तालिबान की। सो मच सो कि 2018 में उसने ये कह दिया ट्रंप को कि जो तुमने तालिबान से बातचीत करनी है तो पहले, सबसे पहले हाजी जुमा खान को रिहा करो। तो नौकरी अमेरिका की, हम्म, दोस्ती करज़ई की और साइड तालिबान की। तो एक मुल्ला बरादर को हुँ, पाकिस्तानियों ने छुपा दिया, उसको हाउस अरेस्ट में हाँ, डाला हुआ था उसको महफूज रखने बचा के लिया, लिए। हाँ, उसके ऊपर ये आपका हाजी जुमा खान आ गया, सोने पे सुहागा। ये भी आ गया। और वो पट्टा उसकी रिहाई के लिए काम कर रहा था हाजी बशीर नूरजाई की, लेकिन वो अमेरिकन डीए ने उसको रिलीज़ नहीं किया और वो बाद में रिलीज़ हुआ। तो जब इन्होंने ये खालिद जाल ने फिर इनको कहा कि भाई आप ना एक पब्लिक इमेज के लिए एक ब्लास्ट करो, हुँ, बमबारी करो इनकी फैक्ट्रियों पे। अब वो फैक्ट्री जो होती है, एक कारखाना होता है बड़ा मामूली, वो आज ध्वस्त हो जाए तो कल फिर जिंदा हो जाता है। हाँ, उसमें क्या था ईंट लगानी। तो उसके लिए, मतलब उस पर बॉम्ब फेंकने के लिए आपको एक मतलब छोटे लेवल का जहाज़ चाहिए हुँ, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ा छोटा हो। वो खालिलज़ाद ने क्या किया, उनको कन्विंस किया कि आप इसमें B-52 बॉम्बर लगाइए, F-22 लगाइए, F-35 लगाइए, F-16 बड़े-बड़े लगाइए, लगा दिए। बड़े-बड़े लगाइए, और वहाँ से दोहा से और कहाँ-कहाँ से वो उड़ के उड़ते हुए गए, आओ, पूरा एक्शन दिखाना है। और वो ऑपरेशन फेलियर था। हुँ, उसको मतलब डाउन करने के लिए, उनको हुँ, डाउन करने के लिए। हुँ, तो ये कहानी फिर यहाँ पे आती है कि अल्टीमेटली अमेरिकन्स को निकलना ही पड़ा, हुँ, हुँ, और पाकिस्तानियों के कब्जे में पूरा अफगानिस्तान आ गया। अब 2000 मतलब 21 के बाद जो कहानी है वो इस किताब में नहीं है, लेकिन 21 तक की है कि फिर उनको निकलना पड़ा, और ये जो जिहाद है हुँ, हुँ। ये आईएसआई जीत गया। इन्होंने अमेरिकन्स को ध्वस्त किया, परास्त किया, और आईएसआई चीफ मिलने तो गए थे। तुरंत अमेरिकन्स के बाहर जाते ही आईएसआई चीफ ने जो है बड़ा, मतलब उन्होंने बड़े लेकिन खुले में जब इन्होंने ये हुँ, डिसाइड किया 2008 में, मुशर्रफ के मतलब राष्ट्रपति के पद से हटने के आसपास, हुँ, हुँ, इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि अब हमारा जो अलायंस है हुँ। वो अमेरिका से ख़त्म हो रहा है, और हमें चीन के साथ में अलायंस बनाना ये चाहिए। तो इमरान खान ने सोचा था। नहीं, इमरान खान के पहले की बात है। हुँ, ये 2010 में, ये जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर था वेन
जियाओ बाओ वैन जियाबाओ। वन हाँ जियाबाओ हाँ 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 ये पाकिस्तान गया था और उसने $35 बिलियन का डील साइन किया था BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हाँ का। हाँ, बेल्ट एंड रोड तो तब इनिशिएटिव। से उनका हम्म। जो ये हाँ एक्चुअली, अलायंस हाँ हाँ, ये शिफ्ट तो हो गया। शरीफ सरकार के समय हो गया था। यस। फिर इमरान आया, फिर शरीफ आ गए। हाँ या हाँ। तो चाइना के साथ में इनका हो गया। हम्म। अब लेकिन मैं ये बता रहा था कि इमरान ने रूस के साथ कोशिश की बढ़ाने की, क्योंकि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। अमेरिका से हाथ छूटेगा तो या तो चीन का पकड़ेंगे आप या रूस का पकड़ेंगे। शरीफ सरकार ने चीन के साथ संबंध बनाए और इमरान ने यही सोचते हुए पुतिन से मुलाकात की। वही दिन था जिस दिन यूक्रेन पे हमला हुआ। तो खैर इमरान खान की तो कहानी जो अभी तक जेल में बंद है, वो पलटी ही इसलिए क्योंकि अमेरिका ने देखा कि चीन तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब तुम रूस के साथ भी जाओगे। रूस के साथ वो जाना मुश्किल हो गया क्योंकि उस समय हम लोग रूस से ये न्यूक्लियर सबमरीन ले रहे थे और एक आध और सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट भी था, और पुतिन को उसी से अपने आप को वो किकबैक देता है। तो वो उसको प्रॉब्लम पड़ती कि भारत के साथ में रिलेशनशिप कैसे फिर निभाई जाए, डमाडोल से हो जाते हैं। और हाँ भारत जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा सही। फ़ायदेमंद है रिश्ता रखना। मेरा इसमें सवाल ये है, वैसे तो बहुत सारे थे और आपने बहुत सारे वो जवाब दे ही दिए हैं। चीन का क्या रोल है इसमें अभी? देखिए, चीन का रोल थोड़ा सा विचित्र है। हम्म आपको चीन की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो उसका दिमाग कैसे चलता है, हम्म और उनका जो इतिहास है हम्म उसके चाइनीज़ कल्चर में शर्म का बड़ा बड़ा रोल है, लॉस ऑफ फेस। अब चाइनीज़ ये समझते हैं कि उनका लॉस ऑफ फेस हुआ, जो ये सेंचुरी ऑफ शेम था, हम्म 1841 से लेके 1939 तक। आप समझिए 98 ईयर्स में, 98 सालों में भारतीय सेना विद अंग्रेज ऑफिसर्स वो लगातार अनइंटरप्टेड चाइना में मौजूद थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे चीन में हिंदुस्तान के लोग, भारतीयों की सॉरी अंग्रेजों की नौकरी पे। नौकरशाह संभालते थे हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट थे। और जो फौजी थे वो बेजिंग से लेके हांगकांग तक उनकी कंटोनमेंट्स बनी हुई थी। और जब जापान ने चीन पे आक्रमण किया 1939 में, तब ब्रिटिश जो सेना थी वो हट गई, मतलब इंडियन आर्मी हट गई, हट गई। क्योंकि अंग्रेज़ों का उस समय युद्ध नहीं था जापानियों के साथ। हम्म और 1949 में जो 9 चीनी शहरों में भारतीय पुलिस वाले थे जो कि डंडा लेके चलते थे, चीनी को हाँकते थे। क्योंकि चीन में क्या था कि वहाँ पे एक मांचूरियंस हैं और एक हान चाइनीज़ हैं। हम्म मांचूरियंस का दबदबा था, तो हान चाइनीज़ को ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपना पूरा सर मुंडाओ और एक चोटी उगाओ। तो अमूमन ये कार्टून आते थे कि एक देसी पुलिस वाले के हाथ में एक चोटी है दाएं हाथ में, और बाएं हाथ में दूसरी चोटी है, और वो दोनों के सर को ठोक रहा है। जब कभी कोई लड़ाई होती थी, लड़ाई खत्म करने का तरीका पुलिस का ये था कि दोनों के सर को मारो, चलो चीनियों अपने के। रास्ते। और इसमें तो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि जो शर्म वाली जो पूरी सदी है चीन की, जिसमें वो ये मानते हैं कि हम बहुत ह्यूमिलेट अब वो किए गए। शर्म क्यों था? हाँ वो हाँ शर्म का कारण था अफीम, बिल्कुल। और भारत में अफीम उगता था, हम्म और भारत सरकार उसको खरीदती थी, और अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार, हम्म और भारत सरकार अंग्रेज सरकार फिर उसको नीलाम करती थी। चीन के बाजार में। नहीं, हम्म यहाँ पे, यहाँ और करती थी और यहाँ के व्यापारी यहाँ जाते पे थे। जो व्यापारी थे, हाँ जो बाद में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बिल्कुल। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेते आप? ना ना नहीं, मैं नहीं लेना चाहता। और वो हाँ यहाँ से सारा अफीम का जो कारोबार है वो चाइना तक ले जाते थे। और उनकी पूरी पीढ़ी को नशेड़ी बना के छोड़ दिया। 25% जो उनके मर्द थे, हम्म जो पुरुष थे, वो अफीमची थे। और भारत सरकार का अप टू 1930, 1841 से 1930 तक 18% रेवेन्यू बजट का अफीम के धंधे से आता था। हम्म और चीनियों को चांदी में पेमेंट अदा करनी पड़ती थी अफीम खरीदने के लिए। यस 1947 तक जो भारत का रुपया था, 1 रुपए वो चांदी का था।
8 ग्राम उसमें चांदी थी और 98 और 54 भी चांदी की थी। तो उस समय आप ये देखिए कि जो करेंसी नोट था ना 10 रुपए का और 100 रुपए का, उसमें लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 और ₹100। दैट मीन्स कि यू कैन गो टू द RBI एंड से कि भाई मुझे इसका चांदी या सोना दे दो। तो ये ताकत थी रुपए की। उसके बाद रुपए गिरने लग गया और आज आपको पता है 84 रुपए डॉलर हो गया है। बस याद मत दिलाइए। तो चीनियों ने क्या किया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था चीन और भारत के दरमियान, वो भारत के फेवर में था और चीन जो है वो हर साल उसको चांदी या सोना देना पड़ता था टू पे फॉर द डेफिसिट। अब चीनियों ने प्लान बनाया कि वो हमसे बदला लेंगे। अब आप ये समझिए कि उनके अंदर में जो हमारे प्रति खुन्नस है, जो खुंदक है, वो 1841 से लेके 2024 तक चल रही है और उन्होंने हमारी पूरी जो आप समझिए अर्थव्यवस्था में हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया है, हमारे रोजगार के साधन रोक दिए हैं और हमारी इकोनॉमी को उनके अधीन बना दिया है। हमारा आजकल $100 बिलियन प्लस का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और हमको ये पैसा उनको लौटाना पड़ रहा है। तो जो पैसा वहां से 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में आया था वो अब वापस जा रहा है। वो काल का चक्र पूरा चल रहा है। लेकिन आयरनी इसमें ये है, वो जो भारत सरकार थी वो अंग्रेजों की थी। मुनाफा भी वही कमा रहे थे। मुनाफा इंडियंस कमा रहे थे, देसी बंदे कमा रहे थे और वो भी कमा रहे थे, लेकिन देशियों का भी हाथ था उसमें। जितना भी था लेकिन अंग्रेजों की शह पर था। एक पुणे का व्यक्ति था डेविड ससून, वो यहूदी था पुणे का। उसने रिटेल आउटलेट्स खोले हुए थे शंघाई में और शंघाई, मॉडर्न शंघाई का जो निर्माण हुआ है वो उसी के पैसे से हुआ। तो उन रिटेल आउटलेट्स में उनको बोलते थे ओपियम का अड्डा, अफीम का अड्डा। वहाँ जाके बिस्तर मिलता था, पाइप मिलती थी, वो चीनी पीते थे, सो जाते थे और सुबह उठ के फिर अपने धंधे पे जाते थे। तो इस तरह से मतलब इसलिए वो जो मानते हैं कि 98-100 साल हमें वेस्टर्न पावर्स ने दबाया, भारतीयों को उसमें उनका टूल समझते हैं कि ये तो उनके इशारों पे। इसलिए जो बहुत सारे डिप्लोमेट्स आज भी जिन्होंने चीन में सर्व किया, किताबें लिखी, जिनसे हम बात करते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि आप उन लोगों के जहन से ये बात नहीं निकाल सकते। पहला कि वो हमेशा से मानते रहे कि हम दुनिया का मध्य हैं। ठीक है, कुछ 1 सदी आई, 2 सदी आई जिसमें हम थोड़ा सा नीचे गिरे, लेकिन हम दुनिया का मध्य हैं, केंद्र हैं। दुनिया हमसे चलेगी आने वाले समय में भी। दूसरा, आप ये भी दिमाग से नहीं निकाल सकते कि वो मानते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेजी मूल्यों से चलता है, अंग्रेजों के हिसाब से चलता है और आज भी हम वेस्ट के हिसाब से चलते हैं। इनफैक्ट वो हमारी डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम को भी यही मानते हैं कि ये इनका उधार लिया हुआ है, इनका अपना कोई सिस्टम भी नहीं है। देखिए, उनमें इतना घमंड है कि वो समझते हैं कि वो मिडिल किंगडम है। मतलब हेवन और अर्थ के बीच में दरमियान में जो यही है, ये यही है। और वो कहते थे कि द इंग्लिश डॉग हैज एन इंडियन टेल, कि अंग्रेजी कुत्ते की पूंछ जो है, दुम जो है वो हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी तो काबिल लोग हैं, बिजनेस धंधे में काबिल हैं, उन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया। और हमारे वहाँ पे जो 6 फुट के जो सैनिक थे और जो पुलिस वाले थे, उन्होंने चीनियों को दबा के रखा। हाँ, उनके हाथों से चीन पिटा है, चीनी पिटे हैं, पिटते रहे और उन्हें इसलिए याद है। तो जब 1949 तक जब चीनी पिटते रहे तो उन्होंने बदला लेना था। तो आप समझते हो कि 4 साल के अंदर में पंचशील की मतलब ये ट्रीटी साइन करके वो भाईचारा हो जाएगा। जब झगड़ा चीन का चल रहा था, जिसमें एक तरफ कोमिनतांग थे, एक तरफ कम्युनिस्ट थे, तो जो हमारी दोस्तियां थी वो तो कोमिनतांग से थी, जो आज जाके ताइवान में छिपे बैठे थे। तो चाइना के जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, वो भी मेथ में ट्रेड में हैं, वो भी अफीम के ट्रेड में हैं। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो भारत है वो अंडरमाइन हो रहा है। पॉपुलेशन जो है एडिक्शंस की तरफ जा रही है। आप देख लीजिए पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, और हम तो अभी इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था यूपी सरकार ने बरेली में ऐसे लोगों के घर चिन्हित करके गिराए हैं जिन्होंने इसी अफीम के धंधे से घर बनाए हैं। मतलब ये कितना सीरियस हो चुका है। पर वो जाहिर नहीं करते, प्रकट नहीं करते कि भाई अफीम के धंधे से बनाए हैं। दे हैव टू पब्लिसाइज इट। हाँ, ये नहीं कहेंगे। पर फिर उनका फेलियर है।
कि वो पता चलेगा कि भाई इतना ये अफीम पेनिट्रेट कर चुका वही है कि सोसाइटी में इस हद तक जा सोसाइटी चुके में। हैं हम। वही एक सवाल मेरा और था, एक दो सवाल के बाद इस पॉडकास्ट को विराम देंगे। आपने अपनी किताब में इस बात को कहा भी है, और कई बार ये बात सामने भी आती है कि अमेरिका को डर था कि अलकायदा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स चुरा लेगा। 2014 में जो जेसॉक है, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, उन्होंने कई एक्सरसाइज किए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको डिसेबल कैसे किया जाए। उनके पास उस समय कोई मतलब 150-200 वॉरेट्स थे। तो उन्होंने क्या किया पाकिस्तानियों ने कि उन्होंने एक बड़ा नई तकनीक लेके आए कि उन्होंने अपने वॉरेट्स को मिसाइल से डिसमेंटल कर दिया, अलग करके उन्होंने उनको अनमार्क्ड वैन्स में, ट्रक्स में डालना शुरू किया, और वो ट्रक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक चलाते रहे, सड़कों पे विदाउट सिक्योरिटी, किसी को पता नहीं है, किसी को इसमें पता है नहीं। क्या। तो ये चलता रहा। इससे क्या हुआ कि अमेरिकन्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जो अटैक करेंगे हम उनके सारे वॉरहेड्स को एक साथ में डिसमेंटल कर सकते हैं कि नहीं, और जो हम उन पे अटैक करेंगे तो हमें वॉर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये हमें किस साल की 100%, बात है? ये 2014 की बात है। 2014 में आप कह रहे हैं कि अमेरिका ये दुस्साहस कर रहा था, हमें ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, कि हम पाकिस्तान के परमाणु हथियार खत्म कर दें। हाँ ये बात तो कोई पाकिस्तानी भी नहीं कहता। ना, लेकिन ये बात कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने ये पाकिस्तानी ने ये नया तकनीक इस्तेमाल किया कि इनको वॉरेट्स को डिसमेंटल करके ठीक। उनको ट्रकों में बसों में और चलाया अमेरिकन जाए। कभी पकड़ नहीं पाए। पकड़ नहीं पाए क्योंकि आप समझिए कि 150-200 ट्रक हैं और उसमें साथ में डिकॉयज भी हैं, तो वो सारे जो आप फर्स्ट करो 300 व्हीकल हैं वो घूम रहे हैं, तो आप कहाँ से पकड़ोगे? 300 डिटेक्ट नहीं। टीम्स कैसे भेजोगे? तब लेकिन तक अल-कायदा कब्जा कर ही लेता, ये कितना रियल थ्रेट है? क्योंकि ऐसा थोड़ी है, पाकिस्तान की अपनी आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी इतनी नाकामयाब थोड़ी है कि वो अलकायदा उनके हथियार को पे कब्जा कर लेता। अलकायदा तो उनका कटआउट है, कटआउट था, और उस कटआउट को जो उन्होंने हथियार देने थे तो वो दे देते। क्या बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल। परमाणु हथियार दे रहे थे। हाँ, कहाँ चलाना था? टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरेट दे देते, जो कि एक कंटेंट ब्लास्ट होता है, उसको चला देते कहीं किसी अमेरिकन शहर में। इसका सबूत क्या है आपकी थियरी का? देखिए, इसका सबूत तो फुट नोट्स में मेरी किताब में, जो खरीदेगा तो पढ़ेगा तो उसको सबूत मिलेगा कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली गई है। तो मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के हथियार किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में ना पड़ जाएं, वो एकदम निश्चिंत रहें। पाकिस्तानी आर्मी खुद ही दे सकती है, लड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो 2014 में आप ये कह रहे हैं कि फिर वो कामयाब नहीं हुआ, और ये ओबामा ने एक्सरसाइज करवाई थी। हाँ, तो फिर उसने सोचा कि अब इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अब उन जो वो ओबामा तीसरा टर्म उसको मिलता, जो उनका जो संविधान है उसको प्रेसिडेंट को तीसरा टर्म देती, और जो वो चुनाव जीत के आता, तो वो खुद ही पुल आउट कर जाता। उसके लिए संशोधन करना पड़ता, तब आते तीसरे में, हाँ। तो दो ही मिलते हैं। तो ओबामा और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे नहीं थे सर। ना ना ना, ओके। और इसके मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम जिहादियों को हाँ। ओबामा के टाइम में मारा गया ड्रोन से। और इसके बाद जब ट्रम्प आए, तो भी हम ये मान के चलें संबंध तब भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये लगातार संबंध अमेरिका और पाकिस्तान के गिरते गए। जिन लोगों को ये जानने में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, अमेरिका को तो पाकिस्तान बेवकूफ़ बना लेता है। तो बेसिकली आप तो यही कह रहे हैं कि बेवकूफ़ कुछ नहीं बनाता। समीकरण कुछ ऐसे थे कि कुछ वक़्त तक बेवकूफ़ बनना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने हाथ छुड़ा लिया है। ट्रम्प तो बिल्कुल देखते भी नहीं। ना ना ना, और हुँ, ना देखेंगे। हुँ। और आखिरी बात कि अफ़गानिस्तान को लेकर हमें हमेशा ये लगता था कि हिंदुस्तान से ये प्यार मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तानियों के नाम से बहुत चढ़े जाते हैं। तो अब समझ में ये आ रहा है कि ये सिर्फ़ पड़ोस में रहने वाली आम दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनकी पूरी इकोनॉमी को, जो अफ़ीम से भी आती थी, उसको भी काबू में रखा, तालिबान को भी काबू में रखा, और बाद में आप जब ये कह रहे थे कि अपने ही आउटफिट्स बना के फिर कब्ज़ा करने की इसको, वो सब पाकिस्तान ऐसे कर रहा है कि अफ़गानिस्तान का आम शहरी भी समझ रहा है कि हिंदुस्तान इस खेल से बहुत दूर है, पाकिस्तान खराब है। देखिए, अफ़गानिस्तान में पहली बात तो ये है कि 4 मेन कौमें हैं। हुँ। पश्तून हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, और आपके ये हैं उज़्बेक हैं। हुँ। ठीक है जी? तो
पश्तून्स के साथ में पाकिस्तान का लगाव है पाकिस्तानियों का, एंड बिकॉज उनके डूरन लाइन। डूरन लाइन है, रिलेशनशिप है, हम्म, वो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं पठान। पठानों की। लेकिन ताजिक्स जो हैं हम्म, दे आर जनरली एंटी पाकिस्तानी, हम्म, प्रो इंडियन, हम्म, और उज़्बेक भी, और जो हज़ाराज हैं शियाज भी। वो भी। तो अफ़गानिस्तान जो है वो इसलिए, इसमें एक कोई यूनिफाइड रिस्पॉन्स नहीं है। आप कह सकते हो कि एज अ नेशन अफ़गानिस्तान इंडिया को लाइक करता है, डिसलाइक करता है। जनरली स्पीकिंग दे लाइक इंडियंस, क्योंकि हम लोग वी यूज्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। हम्म, अब आज़ादी के पहले आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे हर बिल्डिंग में, बम्बई में, कलकत्ते में, बेंगलोर में, दिल्ली में जो बड़ी इमारत होती थी उसमें जो चौकीदार था वो पठान होता था। हम्म, उसको आम तौर पे लाला बुलाते थे। जैसे नेपाली फिल्मों को में आप दिखता है। बहादुर बुलाते हो, बिल्कुल तो उसको लाला बुलाते इस थे। तरह आते थे। वो काबुली वाला कहानी रवीन्द्रनाथ टैगोर की, उसमें तो पता जब चलता मैं है वो बम्बई में आते थे रहता था यहाँ। हाँ। बचपन में, तो हमारे चौकीदार भी एक पठान था। हम्म, तो वो फिर पठान जो है बाद में वो अंडरवर्ल्ड में घुस गए। वो एक करीम लाला था बिल्कुल। जो कि डॉन था, वन ऑफ द डॉन्स ऑफ बॉम्बे। वो तो जो दक्षिण भारत के लोग थे जो पहले डॉन बने मुंबई में आके, उनका हाँ, वर्चस्व तोड़ा ही इन पठानों ने था। हाँ, वर्धा का। और सो ये इसलिए है कि ये और हमने इनकी मदद भी की है 2001 के बाद में। हम्म, अब सवाल ये है कि जो सरकार वहाँ पे है, दैट इज़ अ प्रॉक्सी गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तानी। चाहे आप कुछ भी कह लो कि लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम्म, लेकिन वो धंधा जो है अफीम का और मेथ का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, उसमें वो शरीक हैं और वो पैसा बना रहे हैं। एंड पाकिस्तान कांट डू विदाउट देम एंड दे कांट डू विदाउट द हमने तो अभी पाकिस्तानीज। ताज़ा ताज़ा चाबहार भी ऑफर कर दिया उन्हें, किन को? तालिबान को, किसने ऑफर किया है? भारत ने, कि आप वहां से धंधा कर सकते हैं। अरे बॉस, ये तो सब बातें हैं, वो धंधा करेंगे या ना करेंगे वो तो डिपेंड करता है ना। पर तालिबान इज़ नॉट, इट्स अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आईएसआई, डायरेक्टेड टेस्ट, आप ये समझ लीजिए, ये कोई पॉपुलर लोग नहीं है जो कि राजनीति के जरिए उभरे हैं। तो आप कह रहे हो कि वो अगर आईएसआई को गाली भी दें और थोड़ा बहुत अगर बम भी बरसाएं पाकिस्तान की तरफ तालिबान, तो हम ये मान लें कि वो अफगान लोगों को अपीज करने के लिए कर रहे हैं बस। ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है, यही है ड्रामेबाजी। और ये खेल जो है आपको समझने के लिए पहले जो पाकिस्तानी आर्मी के जो अफसर हैं हम्म, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग को समझना पड़ेगा कि कैसे एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है वो एक क्राइम सिंडिकेट में तब्दील हो जाती है। यस। और जबकि वो उस आर्मी का जो एक सिंगल धर्म है, वो क्राइम जो है वो धर्म के खिलाफ है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये वो कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं, और आप उन कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे तोड़ पाओगे। जो आप तोड़ सकते हो, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी उस बात में, तभी आपको समझ आएगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? जो दिख रहा है वो नहीं, जो हो रहा है दरअसल वही। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल चंद मल्होत्रा जी। बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए, बहुत शुक्रिया इस किताब के लिए, और तीसरी बार मेहमान बनने के लिए। आप एक किताब और लिख रहे हैं अभी, उसका भी इंतज़ार रहेगा, और आप कहें तो बता दूं किस बारे में है। हाँ, बता दीजिए। ये किताब है बांग्लादेश के क्रिएशन के बारे में। खास क्या है? खास ये है कि इस किताब में बात 69, 70, 71 की नहीं है, बल्कि बहुत पहले, यानी 46, कम से 46 कम से 46 से ये कहानी शुरू होती है। और जिस तरह से ये किताब सीधी-सीधी नहीं चलती, बल्कि कई तहों को समेटते हुए चलती है, वो किताब भी वैसी ही होगी। और उसमें आपको उन कहानियों के बारे में पता चलेगा, जो बांग्लादेश बनने से पहले घटी, बांग्लादेश की नींव में है। फिलहाल इस किताब की बात, द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालाज एंड क्रिस्टल मैथ, ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो कुछ बातें हुई, मैं आपको यकीन दिलाऊं, इससे कहीं ज़्यादा इस किताब में है। और जैसा मैंने पूछा कि सबूत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस किताब के पीछे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इसके बारे में भी उपलब्ध है कि कहाँ-कहाँ से कैसे आपने स्रोत जुटाए हैं। डॉक्यूमेंट्री का इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री भी है इकबाल जी, और जिन्होंने इकबाल जी के पहले पॉडकास्ट जो हमारे साथ हुए नहीं सुने हो, मैं उनसे कहूँगा ज़रूर सुनें। और कुंदन जो हैं वो कमेंट में पिन कर देंगे उन लिंक्स को, सुनिएगा, बताइएगा कैसे लगे। बहुत-बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया हमें लगातार पसंद करने के लिए। और अब तो मज़ा आ रहा है देख के, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं, जारी रहना चाहिए। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे।